Okay, so Assalamu alaikum. My name is Kamar Abbas. So welcome back to the second lecture of the second chapter, vectors and equilibrium. आपको जैसे पता है हमने प्ले स्टार्ट की हुई है लाइक ऑफ जो 11th ग्रेड के सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम फिजिक्स क्लास की ना फिजिक्स के सब्जेक्ट्स का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया तो आज उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर क्या होते हैं और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और किस तरह उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। और आज हमारा एक सेकंड लेक्चर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपने 9th 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। हमारे पास जिस तरह हम कोई भी ग्राफ वगैरह लेते हैं ना, तो हम एक क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप हम ड्रॉ करते हैं। एक सॉरी लूप कह रहा हूँ, एक प्लेन सिस्टम ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास ये एक वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये इस तरह ये एक्स प्राइम होता है और ये वाई प्राइम होता है ना। सो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल इसी तरह का कुछ मैच कर रहा होता है। ठीक है, बट ये है कि वो हमारे पास कोई नंबर लाइंस नहीं होते, बट ये है कि हमारे पास वो हम एक कोई वेक्टर होता है ना, तो उसको किस तरह हम उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज है, जो सेकेंड फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है ना पंजाब बोर्ड की। कल एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के होता है लाइक टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल मींस 90 डिग्री के एंगल के ईच अदर, as known as the coordinate axis and their point of intersection is known as the origin। ठीक है, हमारे पास दो हैं, हमारे पास एक्सिस हैं, दो रेफरेंस लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ना, और उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा कि हमारे पास कि जो है प्लेन जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ना, क्योंकि थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हम या 9th 10th आप यही कंसिडर कर रहे होंगे कि हमारे पास सिर्फ यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। लाइक हम एक लाइन परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यानी कि दो लाइंस हम लेते हैं। एक सपोज ये एक मैंने लाइन ले ली और एक मैं दूसरी अदर लाइन ले लेता हूँ, ये ना। सो मोस्ट स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि सिर्फ यही हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इनके यहाँ ये हमारे पास एक लाइन है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ना। बट ये जो एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे वो मिल रही होते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। अब ये सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह भी हो सकता है, ये भी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यही हमारे पास, एक मिनट में इसकी कॉपी ले लूँ ताकि आपको कुछ सही से डिफरेंस इसका फील हो ना, कि ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ये दीज बोथ मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, लाइक rectangular coordinate सिस्टम, और आप कह दें कि प्लेन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, सो ये तीनों हमारे पास जो हैं एग्जांपल्स वो बनती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन की ना। हम तीनों को कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है। ओके, सो ये हो गया ना, यानी कि ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था कि आप बेसिकली उसको रेफर करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में लाइंस हम एक वेक्टर के लिए एक वेक्टर की एक्चुअल में लाइंस होती नहीं है, बट हम उसको
एज्यूम करते हैं, ठीक है, हम उसको रेफर करते हैं, ये रेफरेंस लाइंस होती हैं, ठीक है। तो आपने ये माइंड में नहीं रख लेना कि ये एक्चुअल में हमारे पास ये प्लेन होता है, 3D में कुछ इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको बेसिकली चाह रहा हूँ कि आप, क्योंकि डेफिनेशन तो आपके पास बहुत सी की बुक्स भी हैं और आपके पास नोट्स वगैरह पड़े होंगे, बट मैं आपकी बेसिस क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, क्या क्योंकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप जो टफ न्यूमेरिकल्स होंगे वो या टफ एग्जाम्पल्स तो वो आप इजीली कर सकते हैं ना, क्योंकि ये डेफिनेशन थी। और जो इसका थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, कोई आपसे पूछ ले कि क्या ये है तो ये है, तो आप बताने के काबिल हो ना, क्योंकि बुक्स में ये दो एग्जांपल्स मेंशन नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्योंकि हम इस तरह ले सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। आप जब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, लाइक बैचलर में या एमडी कैट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ केसेस इस तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। ओके, सो इसका जो ये इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं ना, ठीक है। उसमें वही जो हमारे पास डेफिनेशन है, लाइक एक एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस होता है ना। ओके, यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि हम कोई भी वेक्टर है ना, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो हम उसको नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, या कोई भी वेक्टर हो, अगर वो राइट जा रहा है तो क्या उसकी क्या, ये फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी के केस में हम उसको क्या लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें ना। सो हमारे पास जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन है उसकी ये साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करती है ना, मैं मेंशन कर देता हूँ पॉजिटिव एक्स, और इस तरफ नेगेटिव एक्स होता है ना, और ये हमारे पास होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है हमारे पास नेगेटिव वाई है। ओके, सो जो भी हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर्स होते हैं ना मोस्टली केसेस में, ठीक है, बेसिकली वो डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पॉइंट पे ना, बट मोस्टली हम क्या लेते हैं डायरेक्शन के जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर्स होंगे ना हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। सपोज लाइक वेलोसिटी है इस इधर जा रही है तो पॉजिटिव है, अगर इस साइड में आ रही है तो वो वही नेगेटिव हो जाएगी ना। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि अगर वो इसी प्लेन में हो, नेगेटिव साइड की प्लेन में हो, नेगेटिव साइड के कोऑर्डिनेट में हो, मतलब नहीं है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या, अगर वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है तो हम उसको नेगेटिव वेक्टर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई भी वेक्टर नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। सपोज फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो डाउनवर्ड एक्ट करती है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, आप जहाँ भी उसको एक्ट कर लें डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं। लाइक फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम जी, ठीक है, हम उसको नेगेटिव लेते हैं। और जो भी हमारे पास केस अपवर्ड में लग रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अपवर्ड में हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस कि हम कब डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं ना। सो अभी हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि एक वेक्टर का कोऑर्डिनेट, ये तो हमने सिस्टम समझ लिया ना कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बट एक वेक्टर का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि हमारे पास सिर्फ दो डायरेक्शन हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज़ मूव कर सकती है। आपने अगर अक्सर जो हमारे पास होता है कॉम्पास ना, मैग्नेटिक कॉम्पास, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, उसमें हमारे पास दो डायरेक्शन होती है ना, सॉरी चार डायरेक्शन होती हैं कि एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट ना। आप समझ लें कि हमारे पास सिर्फ चार ही डायरेक्शन हैं, या सिर्फ सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया, आप समझ लें कि हमारे पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन है ना, लाइक एक जो वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, यहाँ तो वो वर्टिकली मूव कर सकता है ना, ठीक है। बट अगर कोई ना तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना ही वर्टिकली मूव कर रहा है, वो इसके इन बिटवीन कुछ मूव कर रहा है, सपोज इस तरह वो वेक्टर की इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। सो ये है उसका ना डायरेक्शन। सो हम इसको इसकी डायरेक्शन क्या जूम करेंगे, क्या ये वर्टिकली जा रहा है या हॉरिजॉन्टली जा रहा है, आप कमेंट में बॉक्स में इसका आंसर लिखें। यस, हम इस तरह कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये इसका
फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। सो इसके कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये किसी भी एक एंगल के साथ एंगल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा के साथ कोई भी वेक्टर मूव कर रहे हैं, कोई भी वेक्टर है ना। सो अभी हम उसकी देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली कितना, इसकी डायरेक्शन क्या है और इसकी वर्टिकली डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हमारे पास दो डायमेंशन है ना, लाइक एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, हम देखते हैं कि ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में कितना है और वर्टिकल डायमेंशन में कितना है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल से रिलेट करके बता देता हूँ, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे पास वही दो प्लेन है ना। सॉरी मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके ओके, सो अभी सपोज हमारे पास एक वेक्टर इस तरह है ना। अभी आप मुझे बताएं कि ये वेक्टर हमारे पास इसके दो दो डायमेंशन है ना, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, एक वर्टिकल डायमेंशन ना। सो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ज़्यादा है ना, वर्टिकल डायमेंशन में कम है, ऐसा ही है ना। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल हम सपोज हम ले लेते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं ये वेक्टर लेता हूँ ना, ये मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, ओके, अभी ये वेक्टर हमारे पास किस डायमेंशन में ज़्यादा है, वर्टिकल डायमेंशन में ज़्यादा है या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ज़्यादा है, वर्टिकल में ना। सो इसीलिए जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अभी हाँ मैंने वर्ड कंपोनेंट बोल दिया तो हम आई थिंक फिर कंफ्यूज हो गए होंगे। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स है ना, हमारे पास ये एक वुडो में आप एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, सपोज उसका मास m है और ये एक सरफेस के ऊपर हमने इसको ना मूव करवाना है। ठीक है, इसके ऊपर सपोज एक हुक लगा हुआ है और जहाँ पे हमने इसको ना मूव करवाना है। ठीक है, ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, और सपोज ये हमारे पास ना एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, सो हमने डेफिनेटली हम इसको अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा ना, यू आर राइट। सो ये क्या करेगा कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो एक वेक्टर होगा ना उसको उसके जो जो ओरिजिन होगा ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेल है ना उसकी, और ये हेड है। हेड डायरेक्शन को पॉइंट करता है और टेल जो बेसिकली उसका ओरिजिन होता है ना। सो हम ओरिजिन के ऊपर एक प्लेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओरिजिन के ऊपर एक प्लेन कंसिडर करते हैं। ओके, सो ये हो गया ना। सपोज मैं इसको सॉरी मैं इसको ज़्यादा ले गया। ओके, बट ये है कि जो हम प्लेन कंसिडर करते हैं ना वो हमने जो है उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं और जो हेड जस्ट एरो को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा ना उसको इससे आगे नहीं लेके जाना ना। ठीक है, और जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन होगा वो उसको हमने इससे ऊपर नहीं लेकर जाना। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। या दैट्स इट। ओके, सो ये जो हमारे पास एक फोर्स लग रही है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो डायमेंशन है, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक वर्टिकल डायमेंशन ना। ठीक है, तो बट ये फोर्स ना तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में लग रही है ना ही वर्टिकल डायमेंशन में लग रही है ना। सो हम क्या करेंगे कि यही एक फोर्स उसका कुछ पार्ट जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है और कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा ही ना, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है तो उसका ज़्यादातर जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहा होगा, और अगर कोई वर्टिकल में पॉइंट है तो उसका ज़्यादातर कंपोनेंट वर्टिकल, ज़्यादातर इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। बट एज ये कि एक ऑलमोस्ट दोनों के
हाफ में है ना, यानी कि ना ही ज़्यादा वर्टिकल साइड में है ना ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल साइड में है ना, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो दोनों तरफ आई थिंक सेम होगा, ठीक है। बट ये जो सरफेस है, क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है ना, सो इस वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर देती है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ना कि वेक्टर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि वेक्टर के एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी है। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट को निगलेक्ट कर देती है। सो सिर्फ हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसके डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है ना। सो हम इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, इस तरह। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसको बेसिकली हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ वाई, ठीक है। सो ये जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली इसके ऊपर फोर्स एफ एक्ट नहीं कर रही होगी, इसके ऊपर फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स, सिर्फ वो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास उसके दो कंपोनेंट बनते हैं एक वेक्टर के ना। ये मैंने आपको बेसिकली एक एग्जांपल से समझाया। अभी इधर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। हमारे पास एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, ए 0, बी 2, 3 3 4, सॉरी ए बी से स्टार्ट करते हुए मैं 3 4 में चले गया। ओके, सी एंड डी, ओके, इनफिनिट। ओके, तो आपके ख्याल में इन चारों में से एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते होंगे? 3 3 नो, इट इज़ नॉट 3। ओके, एक वेक्टर के हमारे पास इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं, होते हैं बिल्कुल। इनफाइनाइट एक वेक्टर के हमारे पास इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बट जो वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक वेक्टर के 3 परपेंडिकुलर होते हैं, बाकी हमारे पास एक वेक्टर के इनफिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और एक बात ये भी है कि ये जो हमारे कंपोनेंट होंगे ना एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये हमेशा जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उससे कम होंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ना, सॉरी मैं चले ये ले लेता हूँ। आप भी बोल रहे होंगे सर बार बार एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं। सो मैंने ये डायरेक्शन ले ली ना। सपोज ये 10 न्यूटन की एक फोर्स है, ओके, एफ, ठीक है। हाँ, ओके, सो अभी मैंने क्या किया, ये मैंने एक 10 न्यूटन की फोर्स ले ली ना। सो अभी मैंने फाइंड करनी है कि इसके जो कंपोनेंट होंगे ना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो मैं किस तरह ड्रॉ करूँगा। कि ओरिजिन से मैंने आपको बताया कि इसके हेड तक मैं एक वो लाइन ड्रॉ करूँगा, ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, सॉरी, ओके, दैट्स इट। और हॉरिजॉन्टल में मैं यहाँ तक, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट है ना, और मैंने आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा उसका जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होता है उससे कम होते हैं, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एफ ऑफ वाई है ना। तो सपोज मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ, ये मैंने रोटेट कर दिया, ओके, सॉरी, सिर्फ मैंने इसको रोटेट करना था। ओके, इसको मैंने रोटेट करके इस तरह कर दिया ना। और अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स से मैच करता हूँ, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है?
एक्चुअल फोर्स का ना, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में अलाइन कर देता हूँ, अगर मैं यही वेक्टर इस डायरेक्शन में अलाइन कर देता हूँ, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, और मैं कंपेयर करता हूँ कि एफ ऑफ वाई ज़्यादा है या एफ ऑफ एक्स ज़्यादा है, एफ ऑफ एक्चुअल फोर्स ज़्यादा है, सी यू कैन सी दैट एक्चुअल फोर्स इज ग्रेटर, ओके। बट इसका मैंने आपको बताया कि ये जो था वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ज़्यादा बेंड कर रहा था ना, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ज़्यादा था, इसीलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा करीब था, ठीक है। बट फिर भी वो था उससे कम ही। ये मैं बेसिकली बता रहा था कि एफ जो उसके कंपोनेंट है वो हमेशा उससे कम होते हैं, ठीक है। और ये था, आई थिंक लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, तो हमारा ये जो और इनकी एक्चुअल जो वैल्यूज़ होती हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स कितना था और एफ ऑफ वाई कितना था, ये इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो अभी हम एक नेक्स्ट क्लास में अरेंज करेंगे, ठीक है। सो और ये था हमारे पास टॉपिक रेक्टेंगल और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।